इकोनॉमी पे जो इमीडिएट इफेक्ट है रशियन इकोनॉमी पे, वो नज़र आ रहा है। आज से नज़र नहीं आ रहा, जिस दिन पहले दिन सैंक्शंस लगी थी उस दिन से नज़र आ रहा है। उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो है वो करेंसी डिवैल्यूएशन है, और करेंसी डिवैल्यूएशन के अलावा बड़ी कंपनियां जो हैं जैसे गैसप्रॉम है, रोसनेफ्ट है, इन कंपनियों की शेयर प्राइसेस में ड्रॉप आया है, एक्यूट ड्रॉप आया है, लेकिन अब वो स्टेबल हो चुका है। करेंसी डिवैल्यूएशन का रेट जो है वो भी अब स्टेबल हो चुका है, इसलिए मजीद उसमें कुछ नहीं हो रहा। इकोनॉमिक सैंक्शंस का जहां तक ताल्लुक है, उसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट या सबसे ज्यादा जोर जो दिया गया है वो बैंकिंग सेक्टर पे दिया गया है। बैंकिंग सेक्टर में रशिया के कुछ बैंक्स की स्विफ्ट क्लियरिंग सिस्टम से अलहदगी कर दी गई है, यानी करेंसी या मनी ट्रांसफर ट्रांजैक्शंस जो हैं उनसे, बट इट इज नॉट का बड़ा हिस्सा है उसमें कहा गया जर्मनी से। चूंकि यूरो की जितनी ट्रेड है वो बर्लिन के थ्रू हो रही है, इसलिए उन्होंने फ्रीज कर दिया, और नेचुरली अमेरिका ने अपनी तरफ से सेंट्रल बैंक एसेट्स को फ्रीज करने की बात की है। जहां तक यूके का ताल्लुक है तो यूके ने फ्रीज किया है एसेट्स को उन कंपनीज के जिनकी बैंकिंग यूके के थ्रू हो रही थी। इसमें ज़्यादातर वो कंपनीज हैं जैसे एरोफ्लोट है, चूँकि एरोफ्लोट फ्लाई करती थी यूके में, तो इसलिए एरोफ्लोट के वहाँ पे अकाउंट्स हैं, उन्हें फ्रीज कर दिया गया है। जो सबसे बड़ा पैकेज अब दिया गया है वो रशियन बैंक्स की स्विफ्ट क्लियरिंग सिस्टम से अलहदगी है। उसके अंदर बहुत बड़ा एक हिपोक्रेटिक काम किया है यूरोपियन यूनियन ने। वो हिपोक्रेटिक काम ये है कि वो इसेंशियल और बड़े रशियन बैंक्स जिनके थ्रू यूरोपियन यूनियन रशिया से अपनी 53% एनर्जी नीड्स परचेज करती है, जिसमें सबसे ज़्यादा नेचुरल गैस है, दूसरे नंबर पे रिफाइंड ऑयल प्रोडक्ट्स हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं या क्रूड ऑयल है। तो उन बैंक्स को इसमें शामिल नहीं किया गया। उसकी वजह यह है कि अगर ये उन बैंकों को भी स्विफ्ट के सिस्टम से निकाल देंगे तो ये पेमेंट करने के काबिल नहीं रहेंगे, और अगर ये पेमेंट नहीं कर सकेंगे तो डेफिनेटली एनर्जी की सप्लाई जो है वो शट डाउन हो जाएगी। क्योंकि अभी तक रशिया ने एनर्जी की सप्लाई को इस कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं बनाया। उन्होंने कहा यह है कि जनाब वो हमारा बिजनेस है जिसमें हमारी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस हैं, और किसी भी पॉलिटिकल सिचुएशन में वी विल फुलफिल आवर कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। यूरोपियन यूनियन ने अपना एयर स्पेस जो है वो रशियन सिविल प्लेन्स के लिए बंद कर दिया। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कोई भी रशियन एयरलाइन ना तो किसी भी यूरोपियन एयरपोर्ट पे लैंड कर सकती है, ना ही पास ओवर कर सकती है यूरोपियन टेरिटरी से। ये वो इफेक्ट है जो कॉमन पर्सन तक ट्रिकल डाउन करेगा, बिकॉज बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद है रशियंस की जो विजिट करती है यूरोप को। टूरिज्म बंद हो जाएगी, लोगों को नई डेस्टिनेशंस ढूंढनी पड़ेंगी, ये इफेक्ट आएगा पब्लिक तक। बहुत ज़्यादा लोग रशियन जो हैं वो रेजिडेंट हैं यूरोपियन यूनियन के अंदर, उन्हें अपने घर लोगों से मिलने जाने के लिए तंगी आएगी। दे विल हैव टू ट्रैवल थ्रू टर्की और थ्रू यूएई और थ्रू अदर डेस्टिनेशंस। ये इफेक्ट आएगा डेफिनेटली। जब आप पेरिस से डायरेक्टली फ्लाई करते हो मॉस्को में तो यू पे वन काइंड ऑफ मनी। जब आप पेरिस से पहले दुबई या अबू धाबी जाओगे और वहाँ से फ्लाई करके मॉस्को आओगे, यू आर गोइंग टू पे अनदर अमाउंट ऑफ मनी। ये वो चीज़ें हैं जिसके अंदर सैंक्शंस का जनरल पब्लिक तक शायद कोई इफेक्ट
आएगा। जो इफेक्ट हुए हैं लोग, उसमें ज्यादातर वो रशियन ओरिजिन के लोग हैं जिन्होंने यूरोप के अंदर और यूके के अंदर इन्वेस्टमेंट्स की हुई थी। मतलब अगर आपको मैं एक सबसे बड़ा या सबसे मशहूर नाम बताऊं तो वो रोमान अब्रामोविच का है। रोमान अब्रामोविच यू कैन से चेल्सी का मालिक है, चेल्सी फुटबॉल क्लब का। 2 days ago रोमान अब्रामोविच को मजबूर किया गया है कि वो चेल्सी की मैनेजमेंट जो है वो लोकल ब्रिटिश स्टीवर्ड्स के हाथ में शिफ्ट कर दे। अब ये यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि रोमान अब्रामोविच ने चेल्सी में मोर देन 35 बिलियन यूरो इन्वेस्ट किया हुआ है, एंड नोबडी इज टॉकिंग अबाउट गिविंग बैक मनी। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकली प्रेशराइज करके और उससे मैनेजमेंट जो है वो छीनी गई। यूक्रेन का प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था तो उस वक्त रशियन फेडरेशन ने किसी किस्म के भी एडवांस को हॉल्ट कर दिया था, स्टॉप कर दिया था। उसके पीछे एक बहुत बड़ी रीजन थी। बड़ी रीजन ये थी कि रशिया बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट था इंपोर्ट्स के ऊपर, और इंपोर्ट्स आई डू नॉट मीन स्ट्रेटेजिक इंपोर्ट्स, टेक्निकल मिलिट्री इंपोर्ट्स नहीं। रशिया की बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस थी कमोडिटी इंपोर्ट के ऊपर। जनरल पब्लिक एवरीडे यूज कमोडिटीज़ की इंपोर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा उनकी डिपेंडेंस थी। बहुत ज़्यादा फूड आइटम इंपोर्ट हो रहा था, जिसमें से काफ़ी ज़्यादा यूरोपियन यूनियन के अंदर से इंपोर्ट हो रहा था। यू कैन टॉक अबाउट कमोडिटीज़ लाइक क्लोथ्स एंड एवरीथिंग। सारा कुछ कंज्यूमर गुड जो है उसमें मेजॉरिटी जो है वो इंपोर्ट की जा रही थी। सो जब 2014 में ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है तो रशियन गवर्नमेंट ने, प्रेसिडेंट पुतिन की एडमिनिस्ट्रेशन ने जनरल पब्लिक को सैंक्शंस या किसी भी किस्म के कॉन्फ्लिक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस से बचाने के लिए उस वक्त इस सारे मसले को स्टॉप किया। और उसके बाद प्रेसिडेंट पुतिन की एडमिनिस्ट्रेशन ने एक टर्म कॉइन की थी। वो टर्म अभी कुछ और मुल्कों में भी सुनी जाती है। वो टर्म थी इंपोर्ट रिप्लेसमेंट। ठीक है, अब वो इंपोर्ट रिप्लेसमेंट क्या है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्म है। 2014 के बाद दे स्टार्टेड growing up their own internal potential to ensure their food security. चूंकि जब जनरल पब्लिक पे बात आती है तो जनरल पब्लिक को कंसर्न नहीं होता कि सेंट्रल बैंक के साथ क्या हो रहा है या गैसप्रोम के साथ क्या हो रहा है या नॉर्थ स्ट्रीम 2 चल रही है कि नहीं चल रही है। पब्लिक को टेबल पे खाना चाहिए होता। तो इंपोर्ट रिप्लेसमेंट के थ्रू पिछले 8 साल में रशिया ने अपनी सोशल लेवल प्रोटेक्शन कर ली। जहाँ तक ताल्लुक है चाइना और रशिया की ट्रेड का, तो 2016 से चाइना और रशिया की म्यूचुअल ट्रेड जो है वो रूबल और युआन में हो रही है। ठीक है, देयर इज नो मोर US dollar or euro involved in that. So any kind of sanctions, banking sanctions and SWIFT sanctions and clearing sanctions or whatever you can call it, ये जो इम्पोज की जा रही हैं, इसका चाइना और रशिया की म्यूचुअल ट्रेड पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ट्रेड इज ग्रोइंग कि ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होने से पहले और ये सैंक्शंस 2014 की सैंक्शंस अनाउंस होने से पहले द CEO of Gazprom, Alexei Miller, went to China
اور وہاں پہ ٹیبل پہ ایگریمنٹ ہوا اتنے ہی والیوم کا جتنا والیوم یورپین یونین پرچیز کر رہی تھی رشیا سے، وہ چائنا نے پک کرنے کا ایگریمنٹ کر دیا ایٹ پریفرینشل ریٹس. سو اس سے یہ ہوا کہ جس دن یورپین یونین نے نعرہ لگایا کہ ہم رشین گیس لینی بند کر دیں گے، تو انہوں نے کانٹریکٹ ایکسپوز کر دیا. انہوں نے کہا جناب جتنی گیس آپ کو روزانہ آتی ہے اتنی ہی گیس ہم چائنا کو بیچ دیں گے. اور یہ ایگریمنٹ جو ہے یہ 6 سال سے زیادہ سے رکا ہوا تھا، چونکہ چائنیز مارکیٹ ویلیو دینے کو تیار نہیں تھے اور رشین مارکیٹ ویلیو سے بلو بیچنے کو تیار نہیں تھے. بٹ ایٹ سرٹن مومنٹ جب ضرورت تھی تو both parties came to help each other. Similarly, what happened now is کہ یہ اسپیشل ملٹری آپریشن سٹارٹ کرنے سے پہلے رشیا نے ایک ایڈیشنل نیچرل گیس اور کروڈ آئل اور پیٹرولیم پروڈکٹس کا ایگریمنٹ کیا ہے چائنا کے ساتھ. اور اس کی ویلیو اگر آپ آن لائن جا کے چیک کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ ویلیو جو ہے it is equivalent to the possible cut down from the European Union. So اس context کے اندر both of them are supporting each other. So Russia is ensuring کہ چائنا کی انرجی سپلائز جو ہیں وہ کسی طرح افیکٹ نہ ہوں, and similarly China is making sure کہ رشیا پہ انرجی امبارگو یا فائنینشیل امبارگو جو ہے وہ کرپل نہ کر سکے رشیا کو. سیکنڈ امپورٹنٹ فیکٹر آف میوچل کوآپریشن جو ہے وہ یہ ہے کہ 2014 میں جب سینکشنز کا اعلان کیا گیا تھا تو رشیا کے اندر بھی they were expecting similar kind of sanctions جو اب کی گئی ہیں, یہ کہ مطلب آپ بینکنگ سسٹم سے نکال دیں گے, بینک کلیئرنگ روک دیں گے, سوئفٹ سے نکال دیں گے, لیکن اس وقت ایسا نہیں ہوا. سو 2015 میں چائنا established a new clearing system that is called CIPS, CIPS, CIPS. So from 2016, Russia and China started trading in yuan and ruble, and China is doing the same thing with majority of the countries with which it is trading. China اپنے CIPS کے سسٹم کے تھرو یوان کو انٹرنیشنلائز کر چکا ہوا ہے. سو سوئفٹ سے نکلنے کے بعد وہ رشین بینک جو سوئفٹ سے نکل گئے ہیں ان کے لیے سیکنڈ آپشن جو ہے وہ چائنا کی ہے, سپس کی ہے. اینڈ دین ایک اور میجر اسٹیپ جو چائنا نے کیا ہے وچ ول بی بینیفیشل فار رشیا, اور رشیا بھی بیسیکلی اس کے اوپر کام کر رہا ہے, وہ چائنیز ورچوئل کرنسی یا کرپٹو کرنسی کے لانچ کی ہے. چائنا اسٹیٹ لیول پہ کرپٹو کرنسی لانچ کر رہا ہے, لانچ کر چکا ہوا ہے. it is getting marketed right now, so that will be very beneficial for Russia. اور پچھلے بہت سالوں سے انرجی کے سیکٹر سے باہر اگر آپ آتے ہیں تو یورپین یونین اور ویسٹرن بلاک جو ہے یہ تو ویسے بھی رشیا سے اتنی زیادہ ان کی ٹریڈ انرجی سیکٹر سے باہر آ کے ان کی ٹریڈ نہیں ہے. They are not buying military hardware from Russia. They are not buying technology from Russia. They are not buying consumer goods from Russia. ہاں سپلائی یہ لوگ ضرور کر رہے تھے 2014 سے پہلے, اس سپلائی میں بہت زیادہ کمی آ گئی ہے. ان کی اپنی مرضی ہے, انہوں نے خود وہ سینکشنز لگائی ہیں, خود پابندیاں لگائی ہیں. So China and Russia are basically not politically only but economically also supporting each other, and that support is very much transparent and very open. It's visible in all aspects.